हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी कि जो नया साक्ष्य का कानून है BSA 2023 जिसे लागू किया गया 1 जुलाई 2024 से, तो BSA से पूछे जाने वाले सवालों को कवर करेंगे। ये जो BSA है ये नया साक्ष्य का कानून है और इसने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को पूरी तरह से। ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अभी भी इसके जो फादर है, जो जनक है, वो सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ही है और केवल नाम परिवर्तन हुआ है। पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसे हिंदी में कहते थे 1872, तो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो चुका है। केवल ईयर बदला है और इंग्लिश में नाम बदला है। इंग्लिश में पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहते थे, अब कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। धाराओं के क्रम में बदलाव हुआ है, कुछ प्रोविज़न को हटाए गए हैं और कुछ को जोड़ा गया है। मेजर चेंज नहीं हुआ है। अगर आपका कमांड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पर अच्छा है तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो BSA है इस पर भी आपका कमांड अच्छा ही रहेगा। ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। अब देखते क्या क्या बदलाव हुआ है। जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है, पहले जो एक्ट था उसमें कुल धाराएँ थी 167 167 और जो अब नया एक्ट आया है BSA इसमें कुल धाराएँ हैं 170 यानी कि 170 धाराएँ हैं। पुराने एक्ट में 11 अध्याय थे, इस वाले एक्ट में 12 अध्याय है। पुराने एक्ट में 3 भाग थे, इस वाले एक्ट में 4 भाग है। और पुराने एक्ट में कोई अनुसूची यानी कि शेड्यूल नहीं था, इसमें एक शेड्यूल डाला गया और एक शेड्यूल में फिर 2 पार्ट डाले गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए पार्टीज के लिए होगा और पार्ट बी एक्सपर्ट के लिए होगा। नेक्स्ट फिर इसमें देखते क्या बदलाव हुआ है। पुराने एक्ट को भी एक बार के लिए देख लेते हैं। तो पुराना एक्ट था वो 15 मार्च 1872 को पारित हुआ था और ये जो BSA है ये पारित हुआ है 25 दिसंबर 2023 को। और पुराना एक्ट लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को 1872 को और नया वाला एक्ट लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से। बाकी इसमें जो चेंज हुआ है, एक इम्पोर्टेंट डेट्स को भी आप देख लो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का विधेयक संसद में पहली बार रखा गया था 11 अगस्त 2023 को, जहां से पारित नहीं हुआ, विड्रॉ करना पड़ा। विड्रॉ किया 12 दिसंबर 2023 को। फिर 12 दिसंबर 2023 को ही दूसरी बार दूसरा विधेयक संसद में रखा गया। लोकसभा में उस बिल को रखा गया, दूसरे बिल को 20 दिसंबर 2023 को, जहाँ से पारित हो गया। फिर राज्यसभा में रखा गया 21 दिसंबर 2023 को, वहाँ से भी पारित हो गया। अब जब दोनों सदनों से पारित हो गया तो बिल गया राष्ट्रपति की सहमति के लिए और बिल पर राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी 25 दिसंबर 2023 को, यानी कि 25 दिसंबर 2023 को ये जो नया एक्ट है BSA ये लागू हो गया था। अब देखते क्या चेंज हुआ है। पहले वाले एक्ट में 3 पार्ट थे। पार्ट 1 सेक्शन 1 से लेकर के 55 तक था। पार्ट 2 धारा 56 से लेकर के 100 तक था और पार्ट 3 101 से लेकर के 167 तक था। तो इस तरह से कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। एक पार्ट को अलग कर दिया है और उसमें 2 सेक्शन डाल दी जिसे प्रिलिमिनरी प्रारंभिक बना दिया। बाकी एज इट इज़ सेम रहेगा, कॉपी पेस्ट किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब जो दूसरा चेंज हुआ है वो दस्तावेज शब्द की जो परिभाषा है उसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को जोड़ा गया है और साक्ष्य शब्द में भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को जोड़ा गया है। अब कुछ धाराओं को हटाया गया है, जैसे 22A को हटा दिया, 82 को हटा दिया, 88 को हटा दिया, 113 को हटा दिया और 166 को हटा दिया। इसमें जूरी सिस्टम था जिसे पूरी तरह से हटा दिया है। पुराने वाले एक्ट में भारत की डेफिनेशन नहीं रखी थी, इस एक्ट में भारत शब्द को हटा दिया है। अब पुराने वाले एक्ट में एक ही बात बोली गई थी कि अगर पुलिस अधिकारी के सामने कन्फेशन कर दिया है तो एक बार के लिए तो कोर्ट में मान भी लेते थे, लेकिन इस वाले एक्ट में बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। यानी कि पुलिस अधिकारी को दी गई संस्वीकृति कन्फेशन को न्यायालय में साबित ही नहीं किया जाएगा। और
जो धारा 25, 26, 27 जो कि एडमिशन की बात करती है, इन तीनों धाराओं को मिला के कंसोलिडेट करके धारा 23 में एक जगह इनके प्रावधान रख दिए गए हैं। फिर जितनी भी सामग्री है उनमें लॉ बुक को और इलेक्ट्रॉनिक लॉ बुक को और लॉ जर्नल को ऐड किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को ऐड किया गया है, इसके लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। मौखिक साक्ष्य के दायरे को बढ़ा दिया है, बाकी चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से पूछे जाने वाले सवालों को सॉल्व करेंगे। आपके सिलेबस में दोनों ही एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, दोनों से ही सवाल पूछेंगे। चलिए एक बार के लिए सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को किस कानून की जगह लागू किया गया है? तो इसने रिप्लेस किया है BSA ने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 25 दिसंबर 2023 को मिल गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगर आपको इन सवालों की PDF चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे पहले भी मैंने जितने सब्जेक्ट कवर करवाए हैं सबकी PDF मैंने प्रोवाइड करवाई है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को प्रभावी रूप से कब लागू किया गया? तो ये लागू हुआ था, इन्फोर्समेंट डेट बतानी है 1 जुलाई 2024। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024 को संसद में किसने पेश किया था? तो गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो BSA जो लाया गया है इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्ट है न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना, कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाना, साक्ष्य स्वीकृति में स्पष्टता लाना। तो ऑप्शन A, B, C तीनों सही है, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 170 धाराएं। ये जो अधिनियम आया, ये जो एक्ट आया, इसमें 170 धाराएं हैं। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल कितने चैप्टर है? तो इस वाले एक्ट में 12 है, पुराने वाले एक्ट में 11 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 साक्ष्य अधिनियम किस प्रकार का कानून को संचालित करता है? तो आपको बताना है नेचर, BSA का नेचर बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रांचेज ऑफ लॉ है वो मेनली 2 प्रकार की होती है, एक मौलिक विधि, दूसरी प्रक्रियात्मक विधि। मौलिक विधि जो किसी व्यक्ति के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करती है, जिसके एग्जाम्पल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, IPC। और दूसरा प्रक्रियात्मक कानून जो किसी व्यक्ति के जो मौलिक विधि ने अधिकार और दायित्वों को परिभाषित किया उनको लागू करने की प्रक्रिया का निर्धारण करती हैं, जैसे CRPC हो गई, BNSS हो गया और सिविल प्रक्रिया संहिता हो गई, और ये साक्ष्य अधिनियम। अब मैं आपको बताता हूँ, साक्ष्य अधिनियम जो है ये दोनों प्रकार के मामलों पर डील करता है, सिविल और क्रिमिनल दोनों के लिए ही प्रोसीजर बताता है। तो साक्ष्य के नियमों को बताता है, तो ये साक्ष्य प्रक्रिया के नियमों को बताएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं सवालों को एक्सप्लेन करूँगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार किसी तथ्य को साबित करने का भार किस पर होता है? तो पुराने वाले एक्ट में भी प्रोजिक्यूशन पर था, अभियोजन पक्ष पर था, नए वाले एक्ट में भी प्रोजिक्यूशन पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार प्रत्यक्ष साक्ष्य किसे कहा जाता है? डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस का मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे A और B के बीच में फाइट हो रही है, A ने B को चाकू से मार दिया और चाकू से मारते वक्त C ने A को देख लिया, तब C जो है वो उस घटना का आई विटनेस है और C के द्वारा दिया गया साक्ष्य होगा वो कहलाएगा प्रत्यक्ष साक्ष्य। तो इसमें इसका आंसर होगा उस साक्ष्य को जो घटना के समय मौजूद हो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार प्राथमिक साक्ष्य किसे माना जाता है? तो प्राथमिक साक्ष्य मैं आपको बता दूं,
दस्तावेजी साक्ष्य के दो प्रकार हैं, एक प्राथमिक एक सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी एविडेंस जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट, ये होती है आपका प्राथमिक साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस। और अगर आपने उस ओरिजिनल मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करा ली तो ये बन जाएगा सेकेंडरी एविडेंस। बस इतना सा फ़र्क होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो प्राथमिक साक्ष्य दस्तावेज की मूल प्रति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के जनक कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना है बीए से जो नया कानून आया है इसके जनक कौन है। पुराने वाले के जनक सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन थे, लेकिन इसके कौन है? क्या मैकाले हैं, क्या सर हेनरी समर है, या फिर सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन है? तो ये जो नया कानून आया है बीए से, इसके भी कानून इसके भी जनक सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन हैं, वही रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ, अमित शाह लिख करके मत आ जाना, उन्होंने तो सिर्फ बिल को पेश किया था संसद में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार परिस्थितिजन्य साक्ष्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का प्रयोग कब किया जाता है? तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य तब प्रयोग में लाएगा जब डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, किसी घटना के संबंध में कोई डायरेक्ट एविडेंस ही नहीं है, तो फिर परिस्थितिजन्य साक्ष्य का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार कौन सा साक्ष्य अस्वीकार्य होता है, एडमिसिबल ही नहीं होता? तो हियरसे एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता है। अब हियरसे एविडेंस क्या होता है? हियरसे एविडेंस का मतलब होता है कि सुनी सुनाई बातें, जैसे कोई घटना हो जाती है तो किसी घटना के बारे में आप कहते हो मैंने उससे सुना, वो कहता है मैंने उससे सुना, बी कहेगा मैंने सी से सुना, सी कहेगा मैंने डी से सुना। तो ये सुनी सुनाई बातें, वो लोग वहाँ पर घटना पर मौजूद ही नहीं है, लेकिन वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके बोल रहे हैं। तो ये बातें जो होती है वो हियरसे एविडेंस होती है और ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है। सिवाय हियरसे एविडेंस का एक अपवाद है, रेस जेस्टा है, मतलब रेस गेस्ट है, और वो दे रखा है आपके इंडियन एविडेंस एक्ट की, पुराने एक्ट की धारा 6 में। इसे आगे हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार विशेषज्ञ गवाही कब मानी जाती है? एक्सपर्ट की गवाही ओपिनियन कब ली जाएगी? जब गवाह संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब भी कभी कोई हत्या होती है तो हत्या का पोस्टमार्टम किया जाता है, तो पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर होगा उसका ओपिनियन क्या कहलाएगा? उसका ओपिनियन कहलाएगा एक्सपर्ट ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य किस प्रकार का साक्ष्य माना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी एक प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य ही होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार प्रत्येक साक्ष्य के बिना किसी मामले को सिद्ध किया जा सकता है यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो, यानी कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो फिर हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का सहारा लेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अगर आपको इन सवालों की पीडीएफ चाहिए आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे पहले भी मैंने जितनी सब्जेक्ट कवर करवाई है सबकी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा रखी है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार किस स्थिति में गवाह को पक्षद्रोही माना जाता है? अब हॉस्टाइल गवाह क्या होता है मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पक्ष में किसी गवाह को बुलाया एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में। अब वो जो गवाह है आपके पक्ष में गवाही देने से पलट जाता है कोर्ट में, तो जो पहले उसने बयान दिया था अब बयान उल्टा दे रहा है, तो इसे कहेंगे हॉस्टाइल गवाह। और इसका जो बयान होगा वो एडमिसिबल ही नहीं रहेगा जब वह अपनी पूर्ववर्ती गवाही को बदल दें। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार जब दो एविडेंस एक दूसरे के विपरीत हो तो न्यायालय किसे प्राथमिकता देगा? न्यायालय हमेशा ही, ये सर्वोत्तम नियम है, आपको ध्यान में रखना है, प्रत्येक साक्ष्य अगर मौजूद है तो उसे ही लिया जाएगा, डायरेक्ट एविडेंस को ही। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत गवाह को कौन सी चीज़ मानी जाती है? अब गवाह जो है, विटनेस जो है, वो
डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट एविडेंस भी दे सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय साक्षी अधिनियम 2023 यानी कि कैसे, इससे पहले वाले क्वेश्चन को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बी को मारा, तब सी जो वहाँ पर खड़ा नहीं था, लेकिन बाद में आकर के घटना के समय वो देखता है कि बी का मर्डर हुआ पड़ा है, बी से खून निकल रहा है और वहाँ से ए भाग रहा है। उसने ये देखा नहीं है, भाग रहा है वो देखा नहीं है, बस उसे लगा कि वो वहाँ से जो अपराध कारित किया है वो भाग गया है। तब उसका जो गवाह है उसका बयान होगा वो अप्रत्यक्ष गवाह कहलाएगा, साक्ष्य कहलाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार जब किसी घटना को साबित करने के लिए कई तथ्यों को जोड़ना आवश्यक हो तो उसे क्या कहते हैं। तो जब कड़ी से कड़ी जोड़ के अपन निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, तो उसे कहेंगे परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार मृत्यु से पूर्व दिए गए बयान को क्या कहा जाता है। तो मृत्यु से पूर्व अगर कोई बयान दिया जाता है तो उसे कहेंगे डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालीन कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार मृत्यु पूर्व कथन किन मामलों में स्वीकार्य होता है। तो ये जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है वो हत्या और आत्महत्या जैसे आपराधिक मामलों में एडमिसिबल होता है, और कोर्ट भी ये प्रिजम्पशन करके चलती है कि मरने वाला व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार कोई बयान कब सुनी सुनाई बात मानी जाती है। तो हियरसे एविडेंस जब गवाह ने किसी दूसरे से सुना हो, तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए, जब बयान देने वाला स्वयं घटना का गवाह ना हो, यानी कि जो बयान दे रहा है उसने तो घटना को देखी है, ना वो प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से घटना से संबंध रखता है, उसने सिर्फ सुनी सुनाई बातों को रखा है, तो वो हियरसे एविडेंस कहलाएगा और उसका बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको छोड़ दो 1872, ये मिस टाइप हो गया है। मेन ऑब्जेक्ट बताना है बीएसए का, तो बीएसए का मेन ऑब्जेक्ट है साक्ष्य के नियमों को निर्धारित करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेजी साक्ष्य का क्या महत्व है। तो दस्तावेजी जो साक्ष्य है वो हमेशा ही विश्वसनीय साक्ष्य माना जाता है, सबसे अधिक विश्वसनीय साक्ष्य माना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार सूचक प्रश्न यानी कि लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है। तो लीडिंग क्वेश्चन का मतलब होता है कि ऐसे सवाल जिनमें उत्तर ही छुपा हुआ हो। जैसे मान लो कोई वकील ये बात करता है गवाह से कि जब घटना हुई तब आप घटना स्थल पर नहीं थे क्या, तो इनडायरेक्टली हिंट दे रहा है। सवाल ऐसे पूछा जा सकता था कि घटना जब हुई तब आप कहाँ थे, लेकिन जो वकील पूछ रहा है अपने गवाह से वो सवाल क्या पूछ रहा है कि जब घटना हुई तब आप घटना स्थल पर थे, यानी कि उसको हिंट दे रहा है। तो जो सवाल पूछा जा रहा है अगर उसमें उत्तर मिला हुआ है तो वो कहलाएगा लीडिंग क्वेश्चन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या घटना 2 बजे नहीं हुई थी, सीधा सवाल पूछा जा सकता था कि घटना कितने बजे हुई थी, लेकिन ये नहीं पूछ के सीधा पूछ लिया कि क्या घटना 2 बजे नहीं हुई थी, तो उसको ये याद आ जाएगा कि क्या बोलना है, तो इसे कहेंगे लीडिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार ग्राह्य साक्ष्य एडमिसिबल एविडेंस का क्या अर्थ होता है। तो केवल उन साक्ष्यों को स्वीकार करना जो कानून के अनुसार न्यायालय में मान्य होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार किस प्रकार के साक्ष्य में गवाही किसी विशेष तथ्य को लेकर अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है, गवाह अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है। तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन ही होती है, विशेषज्ञ राय होती है, और इसके द्वारा दिया गया साक्ष्य विशेषज्ञ साक्ष्य कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
और मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के जरिए, जैसे किसी की घटना हो जाती है, ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो अब पोस्टमार्टम होगा, जाहिर सी बात है। पोस्टमार्टम जो करेगा वो डॉक्टर जो ओपिनियन देगा उसके ओपिनियन को विशेषज्ञ साक्ष्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार एक सूचक प्रश्न का उदाहरण क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया था कि लीडिंग क्वेश्चन में उत्तर छुपा हुआ होता है। क्या आप कह सकते हैं कि वहाँ मौजूद था? तो इसमें हिंट दिया जा रहा है कि वहाँ पर वह मौजूद था, तो ये एक हिंट है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार कौन सी परिस्थितियाँ स्वीकारोक्ति यानी कि एडमिशन को निष्फल करती हैं? धमकी, दबाव, प्रलोभन की स्थिति में जो एडमिशन होगी वो निष्फल हो जाएगी, मानी ही नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल कितने भाग है? इस वाले एक्ट में टोटल 4 पार्ट है, पुराने वाले एक्ट में टोटल 3 पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में दस्तावेज शब्द में क्या जोड़ा गया है? तो दस्तावेज शब्द में डिजिटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा दोनों को ही जोड़ा गया है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया है? तो इस वाले एक्ट में जोड़ा गया है कि पुलिस अधिकारी को दी गई स्वयं स्वीकृति यानी कि कन्फेशन। अब देख लो, 2 बातें होती है, एक तो एडमिशन होता है, एक कन्फेशन होता है। एडमिशन बहुत वाइड टर्म है, इसमें क्या होता है कि स्वीकारोक्ति जो की जाती है एडमिशन, वो सिविल मामलों में भी हो सकती है और आपराधिक मामलों में भी हो सकती है, लेकिन कन्फेशन सिर्फ आपराधिक मामलों में ही होगा। किसी तथ्य को स्वीकार करना स्वीकृति कहलाती है और किसी अपराध को स्वीकार करना कन्फेशन कहलाता है। अगर कन्फेशन पुलिस अधिकारी के सामने किया है तो फिर वो न्यायालय में एडमिसिबल ही नहीं होगा। ये प्रोविज़न जोड़ा गया है बीएसए में। हाँ, अगर लेकिन वो मजिस्ट्रेट के सामने किया गया है कन्फेशन, तब एडमिसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कौन से प्रावधान को हटाया गया है? तो जूरी सिस्टम को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में मौखिक साक्ष्य के संबंध में कौन सा प्रावधान जोड़ा गया है? तो मौखिक साक्ष्य के ओरल एविडेंस के दायरे को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में लॉ से जुड़ी सामग्री में क्या जोड़ा गया है? तो लॉ से जुड़ी सामग्री में लॉ बुक, इलेक्ट्रॉनिक लॉ बुक और लॉ जर्नल। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कितनी अनुसूची है? तो एक ही शेड्यूल है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में अनुसूची 1 में कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। पार्ट ए जो पार्टीज के लिए होगा और पार्ट बी एक्सपर्ट के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में अनुसूची 1 का पार्ट ए मैंने आपको बता दिया पार्टीज के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय साक्ष्य अधिनियम शेड्यूल फर्स्ट का पार्ट बी एक्सपर्ट के लिए होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बीएसए का बताना है आपको कि सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम क्या है। तो आपको हमेशा ही सबसे सर्वोत्तम साक्ष्य को ही देना है न्यायालय में। तो ऑप्शन सी, उपलब्ध सर्वोत्तम साक्ष्य का उपयोग करना। अगर आपके पास में डायरेक्ट एविडेंस है तो सबसे बेस्ट रहेगा, और डॉक्यूमेंट के फॉर्म में तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट हमेशा ही बेस्ट एविडेंस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में साक्ष्य किसे कहा गया है? आपको एविडेंस बताना है कि एविडेंस की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। तो एविडेंस की डेफिनेशन में सभी प्रकार की सामग्री जो न्यायालय को किसी तथ्य के संबंध में विश्वास दिला सके। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रमाण का स्तर आपराधिक मामलों में कैसा होना चाहिए? यानी कि ये पूछ रहा है कि प्रमाण का स्तर, तो किसी भी मामले को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट बताना है
यानी कि संदेश से परे साबित करना है। नेक्स्ट 45, ए ने बी पर हत्या का आरोप लगाया लेकिन बी साबित करता है कि घटना के समय वो विदेश में था। ये किस प्रकार का साक्ष्य कहलाता है? अब इसने क्या कहा बी ने कि मैं वक्त घटना पर वहाँ था ही नहीं, तो ये एलिबाई कर रहा है। लैटिन की मैक्सिम है जिसका मतलब होता है कि घटना के समय वहाँ पर मौजूद ही नहीं था अभियुक्त। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में किस स्थिति में किसी घटना के पूर्ववर्ती आचरण का उपयोग किया जाता है? यानी कि प्रीवियस कंडक्ट को देखा जाएगा। तो प्रीवियस कंडक्ट तब देखा जाएगा जब आरोपी का आचरण कंडक्ट घटना से पहले संदिग्ध लग रहा हूँ, जैसे भाग रहा हूँ, चेहरा छुपा के भाग रहा हूँ, तो ये जो है वो प्रीवियस कंडक्ट देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार किसी तथ्य को स्वीकार करना कहलाता है। तथ्य को स्वीकार कर रहे हो तो कहलाएगा स्वीकृति, एडमिशन कहलाती है। और एडमिशन दोनों जगह लागू होती है, दोनों मामलों में, सिविल मामलों में भी और आपराधिक मामलों में भी। लेकिन कन्वेंशन संस्वीकृति हमेशा ही आपराधिक मामलों में लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपराध को स्वीकार करना क्या कहलाता है? तो मैंने अभी आपको बता दिया, संस्वीकृति कन्फेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सुसंगत तथ्य क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ सुसंगत तथ्य, रिलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं। रिलेवेंट फैक्ट का मतलब होता है कि ऐसे तथ्य जो फैक्ट इन इशू से जुड़े हुए होते हैं। तो फैक्ट इन इशू क्या होता है? फैक्ट इन इशू का मतलब होता है कि जो तथ्य विवाद में है, ए ने बी का मर्डर किया, ए पर यह एलिगेशन है कि ए ने बी का मर्डर किया, ए कह रहा है मैंने नहीं किया, तो ये क्या हो गया? ये फैक्ट इन इशू हो गया, यानी कि विवाद का विषय हो गया। अब जो विवाद का विषय है उसे कहेंगे विवादक तथ्य। सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल बात बता रहा हूँ। जो तथ्य विवाद के होते हैं उसे विवादक तथ्य कहते हैं। और अब जैसे ए ने बी को मारा है, हत्या की है उसकी, और बी मना कर रहा है, तो यहाँ पर ये विवाद का तथ्य हो गया कि क्या ए ने हत्या की है, ये फैक्ट इन इशू हो गया। अब रिलेवेंट फैक्ट होंगे कि ए ने बी को लाठी से मारा, ए के कपड़ों पर बी का खून था, तो ये जो फैक्ट हैं ये सारे रिलेवेंट फैक्ट कहलाएंगे। यानी कि रिलेवेंट फैक्ट जो कि विवादक तथ्यों से जुड़े हुए होते हैं, जो कि फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है? तो फैक्ट का मतलब होता है कोई भी वस्तु किसी क्रम में पड़ी है तो फैक्ट है, कोई मानसिक स्थिति वो भी फैक्ट है, और वो सारी चीज़ें जो आप अपनी इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा उसको मतलब बोधगम्य, मतलब कि सेंसेस द्वारा बोधगम्य हो, प्रसिद्ध कर सकते हो आप, छू कर, देख कर, सुन करके, सूंघ करके और टेस्ट करके, इस तरह से ये जो भी बातें हैं ये फैक्ट कहलाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू नहीं होता है। तो ये जो एक्ट है BS है ये लागू नहीं होगा शपथ पत्रों पर और मध्यस्थ की कार्यवाहियों में। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में स्मार्टफोन का डाटा, ईमेल, मैसेज क्या है? अगर आपके फ़ोन के डेटा है, ईमेल है, मैसेज है, ये क्या है? ये कहलाएंगे आपके दस्तावेज, डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार रेस जस्टे का सिद्धांत किसका अपवाद है? तो रेस जस्टे का सिद्धांत हियरसे एविडेंस का सिद्धांत है, अपवाद है। और हियरसे ये रेस जस्टे है ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ए ने एक गाड़ी को जाते हुए देखा बहुत तेज़ी से, अब वो गाड़ी आगे जा कर के बी को टक्कर मारती है, घायल कर देती है। अब थोड़ी देर के बाद में ए उस बी के पास में जाता है, हालांकि ए ने उस घटना को होते हुए नहीं देखा,
कि उस गाड़ी ने बी को टक्कर मारी है, ये देखा नहीं है। लेकिन बी ने उसे बात बताई कि ये गाड़ी थी, इसने मुझे टक्कर मारी है। बी बात बता रहा है ए को, तो ये सुनी हुई बातें हैं। लेकिन ए ने उस गाड़ी को जाते हुए देखा था, तो ये पार्ट बन जाएगा उसी घटना का, और ये फिर हियरसे एविडेंस होते हुए भी एडमिसिबल होगा कोर्ट में। इसका एक केस है, बहुत फेमस केस है, रैटन वर्सेस क्वीन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसे बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इस केस में हुआ ये था कि एक महिला थी, उसको उसका पति मारने वाला था, और मारने से जो मारने वाला था वो डर के मारे एक फ़ोन ऑपरेटर को कॉल करती है और ये कहती है कि मुझे पुलिस सहायता चाहिए। उतने में फ़ोन कट जाता है। अब जो फ़ोन ऑपरेटर है वो पुलिस से संपर्क करती है और उसका पता सब कुछ बता देती है। फिर बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है, देखती है कि महिला मरी हुई है और उसका पति कहता है कि जो बंदूक थी वो अपने आप से चल गई थी। तो पुलिस ऑपरेटर से जो उसने बात बोली कि उसका पति उससे मारने वाला है बंदूक से, तो उसे कैसे पता चला कि मारने वाला है? तो कोई कैसे बता सकता है कि किसी की मौत पहले से ही पता हो? ये नहीं बता सकता। और उसके द्वारा, उसके पति के द्वारा बताया गया डिफेंस कि जो बंदूक थी अपने आप से चल गई। तो अपने आप से चलना और फ़ोन ऑपरेटर को पता चलना कि उसका पति उसको मारने वाला है, तो ये फ़ोन ऑपरेटर ने पुलिस को बताई। ये एक हियरसे एविडेंस होते हुए भी एडमिसिबल होगा, क्योंकि ये एक ही घटना के व्यवहार का पार्ट है, एक ही समव्यवहार, एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है। महिला को फ़ोन करना, फ़ोन ऑपरेटर का पुलिस को फ़ोन करना, पुलिस का कुछ देर के बाद में घटनास्थल पर जाना, ये सारा एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है और सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट कहलाता है रेजिस्टे। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार जब प्रत्येक साक्षी संदिग्ध हो तब किस साक्ष्य को वरीयता दी जाएगी? तब दी जाएगी परिस्थितिजन्य साक्ष्य को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार एक सूत्र है, साक्षी झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियाँ कभी भी झूठ नहीं बोलती है। तो ये तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार वास्तविक साक्ष्य से अभिप्राय क्या है? तो रियल एविडेंस क्या होता है? रियल एविडेंस का मतलब होता है कि घटना स्थल विजिट, यानी कि जो क्राइम सीन है वहाँ पर से जो सामान पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अभियुक्त के पैर के निशान हो गए, हथियार हो गया, जो भी सैंपल लिए जाएंगे, चाहे वो खून के हो, चाहे पैरों के निशान के हो, या फिर फाइटिंग के दौरान जो भी निशान पड़े वो, और वहाँ जो हथियार पाया जाता है वो, ये सारे जो चीज़ें पाई जाएगी उसको कलेक्ट किया जाएगा और न्यायालय के निरीक्षण के लिए भेजा जाएगा। तो जब ये जो सारा जो चीज़ें हैं उनको न्यायालय के निरीक्षण के लिए भेजी जाती है, तो इसे ही कहते हैं रियल एविडेंस, जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार रेस जस्टिस के सिद्धांत का प्रमुख केस बताओ। तो आपको बताना है रैटन वर्सेस क्वीन का केस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये सारे केस आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, आर वर्सेस फोस्टर, आर वर्सेस रिचर्डसन, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब एक एक को मैं अभी डिफाइन नहीं कर सकता, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड में था कि एक महिला जो है जिसका गला कट चुका है और थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर आती है और अपनी आंटी से कहती है कि देखो बेडिंगफील्ड ने मेरा गला काट दिया। तो जब गला कट लगा रहा था तब आपने क्यों नहीं चिल्लाया, तब आपने आवाज़ क्यों नहीं की? तो ये एक ही घटना के पार्ट नहीं माने जाएंगे। तो ये तो फिर ये था आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। आर वर्सेस फोस्टर जिसमें मैंने आपको बताया कि एक गाड़ी जाती है तेज़ रफ्तार से, फिर किसी को घायल करती है, वो व्यक्ति उसको बताता है, ये कवर हो गया था रजिस्टर में।
और रिचर्डसन का मतलब ये जो केस है आर वर्सेस रिचर्डसन का, इसमें रिचर्डसन एक महिला के साथ में रिलेशनशिप में था और वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर रिचर्डसन अपनी इज्जत को बचाने के लिए उस महिला को मार देता है। ये जो केस है मैंने ब्रीफ में बताया है, आप पढ़ सकते हो जा करके इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत साक्ष्य के नियम लागू होते हैं। तो साक्ष्य के नियम दोनों ही जगह लागू होते हैं, सिविल और आपराधिक दोनों कार्रवाइयों में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA के तहत शिनाख्त परेड क्या है। तो शिनाख्त परेड होती है अभियुक्त की पहचान करने के लिए। जब ये पता ही नहीं होता है कि अभियुक्त कौन है, सिर्फ हल्का सा पता होता है कि हाँ मैं देख के पहचान जाऊंगा, तो फिर पुलिस जो भी होगी न्यायालय शिनाख्त परेड करवाएगा गवाह से। और एक जैसे व्यक्ति को खड़ा किया जाता है जैसे आप मूवीज़ में देखते हो, फिर गवाह जो होता है वो देख के पहचान लेता है, तो ये होती है शिनाख्त परेड। नेक्स्ट, साक्ष्यों की परीक्षा का माध्यम बताना है। BSA में साक्ष्यों की परीक्षा, गवाह की परीक्षा, एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो पहला 3 तरह से होता है, मुख्य परीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन और उसके बाद री एग्जामिनेशन। यानी कि मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण जिसे कहते हैं, और उसके बाद पुनः परीक्षण। मुख्य परीक्षण मतलब कि एग्जामिनेशन ऑफ चीफ वो वकील करेगा जो अपने गवाह को बुलाता है। अपने पक्ष के गवाह को बुलाने वाला व्यक्ति वो जो परीक्षण करेगा वो मुख्य परीक्षण कहलाएगा। प्रति परीक्षण सामने वाले जो गवाह बुलाया है, सामने वाला वकील आकर के अपने गवाह को एग्जामिन करेगा, तो ये कहलाएगा क्रॉस एग्जामिनेशन। और फिर री एग्जामिनेशन का मतलब होगा कि अपने ही गवाह से वापस एग्जामिनेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत बेनिफिट ऑफ डाउट किसे मिलता है। हमेशा ही आपको ध्यान में रखना है, ये मिलता है अभियुक्त को, अक्यूज को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत विबंध का सिद्धांत लागू होता है। तो स्टॉफल मतलब कि ये मैंने आपको पढ़ा रखा है अच्छे से। स्टॉफल का मतलब होता है कोई व्यक्ति एक बार में कोई एक बात बोलेगा, दूसरी बार में कोई दूसरी बात बोलेगा, तो दूसरी बार में जो बात बोल रहा है उसे रोक दिया जाएगा बोलने से, उसके खिलाफ स्टॉपल लागू हो जाएगा। और स्टॉपल का मतलब होता है ये लागू होता है केवल सिविल की कार्रवाइयों में, सिविल के मामलों में ही लागू होता है, ये आपराधिक मामलों में लागू ही नहीं होता है, सिविल कार्यवाहियों में ही लागू होता है। फॉर एग्जांपल, ए के पास में 2 प्रॉपर्टी है, X और Y। अब उसके पास में Z प्रॉपर्टी नहीं है जो कि उसके पिता की है, लेकिन फिर भी वो एक व्यक्ति को तीनों प्रॉपर्टी सेल कर देता है। तो ये ट्रांसफ़र कर रहा है तीनों प्रॉपर्टी की, हालांकि उसके पास में नहीं है, लेकिन ये बता रहा है उसको कि मेरी ही है। सामने वाला ये विश्वास करके खरीद लेता है। जब उसको बाद में जब उसके फादर से उत्तराधिकार में उसके पास में वो प्रॉपर्टी आ जाती है, जेड प्रॉपर्टी, पहले उसके पास में नहीं थी लेकिन बाद में आ जाती है उत्तराधिकार के माध्यम से, तब फिर वो ये कहता है कि मैंने जब आपसे बोला था कि जब सौदा किया था उस समय कि तीनों प्रॉपर्टी मेरी है, तब उस समय मेरी प्रॉपर्टी नहीं थी जेड, लेकिन अब मेरी हो गई है तो अब मैं बेचना नहीं चाहता, तो अब उसे एस्टॉपल के माध्यम से रोका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किस प्रकार के साक्ष्य ग्राह्य नहीं होते हैं, एडमिसिबल नहीं होंगे। तो जो रिलेवेंट ही नहीं है तो उसे एडमिसिबल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, साक्ष्य का महत्व का निर्धारण कौन करता है। तो न्यायालय करेगा हमेशा ही। नेक्स्ट, सेकेंडरी एविडेंस का उपयोग कब किया जाता है, जब मूल दस्तावेज खो जाता है, जब मूल दस्तावेज नष्ट हो गया हो, और जब मूल दस्तावेज अदालत में पेश न किया जा सके। तो तीनों ही परिस्थिति में सेकेंडरी एविडेंस आप ले करके आ सकते हो। नेक्स्ट, जुडिशियल नोटिस का क्या अर्थ होता है। तो जुडिशियल नोटिस का मतलब होता है न्यायालय द्वारा किसी तथ्य को स्वयं सिद्ध मानना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कन्फेशन का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि अपराध को कबूल करना।
आरोपी द्वारा किया गया बयान जिसमें अपराध स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का क्या सिद्धांत है? सिद्धांत का क्या, ये जो सिद्धांत है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का सिद्धांत क्या कहता है? तो आपको बताना है कि अपराधी तब तक निर्दोष है जब तक कि वो दोषी साबित नहीं हो जाता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, एस्टोपल का क्या अर्थ है? तो एस्टोपल का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को अपने पूर्व बयान से मुकरने से रोकना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रिविलेज कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंतर्गत कौन सी बातचीत गोपनीय रखी जाती है? तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर हमेशा ही पति पत्नी के बीच की बातें आएंगी, वकील और उसके मुवक्किल के बीच की बातें आएगी, डॉक्टर मरीज के बीच की बातचीत आएगी। तो तीनों आएगी। ऑप्शन ए बी सी तीनों से इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है ये इसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं, इसको एज ए एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। ये साक्ष्य एविडेंस जो बीएस है इसमें मना कर रखा है, पुराने एक्ट में भी एडमिसिबल नहीं था। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी बात हो रही है, जैसे हस्बैंड ने वाइफ को कोई कन्फेशन कर दी तो फिर वाइफ जा कर के ये नहीं बोल सकती न्यायालय में और गवाही नहीं दे सकती। अगर जो वकील है मुवक्किल ने आकर के कहा कि हाँ मुझसे ये कोई बात अपराध हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, जो भी बातें वो बताता है तो उसको मिसयूज करके कोर्ट में एज ए एविडेंस के तौर पर पेश नहीं कर सकता वकील, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल डिटेल होती है और इसे ही प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, हॉस्टाइल विटनेस किसे कहा जाता है? जो अपने बयान को पलट दे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, लीडिंग क्वेश्चन किस स्थिति में पूछा जा सकता है? तो लीडिंग क्वेश्चन हमेशा ही क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मुख्य परीक्षण में नहीं पूछा जाएगा। जो व्यक्ति गवाह को बुलाता है, अपने गवाह को बुलाता है, फिर अपने ही गवाह से एग्जामिनेशन करता है, वो कहलाता है मुख्य परीक्षण। फिर सामने वाला वकील अपने गवाह से जो परीक्षण करेगा उसे कहेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन, और उसमें लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आंसर होगा प्रति परीक्षण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, फैक्ट इन इशू का अर्थ क्या है? फैक्ट इन इशू मैंने बता दिया, वे तथ्य जो सीधे ही विवाद से जुड़े हुए हैं। मतलब कि एक व्यक्ति कहता है कि ये, एक व्यक्ति किसी फैक्ट को बोल रहा है, दूसरा उसको नहीं मान रहा है, तो एक बोल रहा है दूसरा नहीं मान रहा है, तो ये बन गया फैक्ट इन इश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट के तहत कौन से दस्तावेज मान्य माने जाते हैं? तो डॉक्यूमेंट के बारे में उपधारणा बतानी है आपको। 30 साल से पुराने जो डॉक्यूमेंट हैं वो मान लिए जाएंगे कि मान्य होते हैं, और फिर सार्वजनिक रिकॉर्ड वो भी एडमिसिबल होता है, वैलिड होता है, और आधिकारिक गजट, तो गजट भी माना जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल किसके लिए लागू नहीं होती, किस पर लागू नहीं होगा? तो जो ये एस्टॉपल का सिद्धांत है जो पुराने एक्ट में धारा 115 में था, वो नाबालिगों पर, माइनर पर लागू नहीं होता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एज इट इज पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, कन्फेशन और एडमिशन में क्या मुख्य अंतर है? तो मैंने आपको बता दिया, कन्फेशन हमेशा ही आपराधिक मामलों में होता है, लेकिन एडमिशन जरूरी नहीं है, दोनों ही मामलों में होता है, आपराधिक में भी हो सकता है और सिविल मामलों में भी हो सकता है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे नए, और अगर आपको इन सवालों की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको भेज दूँगा। मैंने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, और आप दोनों ही डायरेक्ट एग्ज़ाम में लेकर के जा सकते हो, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का और बीएसए 2023 का। अगर आपको लगता है कि बेरेक से सवाल पूछे गए हैं तो आपको बेरेक देख के ही सॉल्व करने हैं,
मेरा सजेशन यही रहेगा कि बेरेट देख कर ही आप सॉल्व करना। मैं एक भी सवाल सेक्शन वाइज लेकर के नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सेक्शन वाइज लेकर के आता तो बेरेट देख कर ही सॉल्व कर लेंगे। कौन सी धारा में क्या दे रखा है, कौन से पार्ट में क्या दे रखा है, कौन से चैप्टर में क्या दे रखा है, ये तो आप बेरेट देख करके भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से पूछे गए तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको समझना ही पड़ेगा सवालों को। धन्यवाद।